हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के जनवरी 2022 के करंट अफेयर स्टडी करेंगे। इसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर और ये करंट अफेयर आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत नॉलेज सेंटर के बारे में। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है जिसको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया बाय द चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है। इसका मेन फोकस क्या है? इसका फोकस है राउंड क्लॉक लाइब्रेरी प्रोवाइड करना और स्टूडेंट को इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करना, यानी कि ग्रामीण इलाकों में लाइब्रेरी की फैसिलिटी और जो एक्सेसिबल इंटरनेट होता है उसकी सुविधा देना ही इसका मेन टारगेट है। इसमें 10 ग्राम पंचायत जो है वो कवर की जाएंगी। गांव हो गया आपका प्रेनी, नग्गर, कुल्लू और बंजर डेवलपमेंट ब्लॉक। ये कुल्लू के कुछ एरियाज हैं जिनको कि पहले फोकस किया जाएगा। स्टूडेंट को अपने घर के आसपास 24 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा रहेगी और वाईफाई भी एक्सेसिबल रहेगा। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि इन सेंटर्स का जो नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ही रखा गया है, अटल ज्ञान केंद्र। ठीक है, तो अटल ज्ञान केंद्र अगर आपसे पूछे जाएं तो यही ग्राम पंचायत नॉलेज सेंटर है जो कि कुल्लू के द्वारा शुरू किए गए हैं। इससे सरकार आगे चल के सोच रही है कि कुल्लू के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि ऑल अक्रॉस द स्टेट भी इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि ये जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करने का और इंटरनेट की फैसिलिटी देने का मोटिव है ये और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने मेडल हिमाचल प्रदेश के प्लेयर्स ने रिसेंटली नेशनल ड्रॉप रोबल कंपटीशन में जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 46 मेडल्स जीते गए हैं। 12th सीनियर और 11th जूनियर कैटेगरी नेशनल ड्रॉप रोबल कंपटीशन जो था वो आपका राजस्थान में कंक्लूड हुआ। अगर प्लेस पूछा जाए तो ये राजस्थान में कंडक्ट हुआ था। हिमाचल प्रदेश ने इस टूर्नामेंट में प्रॉपर तरीके से डोमिनेट किया, यानी कि बहुत मेडल जीते और न्यू ईयर के मौके पे ये मेडल्स जो थे वो दिए गए। 46 मेडल्स जो जीते गए हैं इसमें 4 गोल्ड मेडल हैं। 64 प्लेयर्स हिमाचल प्रदेश से थे जिन्होंने कि इसमें अपना बल दिखाया और इसके अलावा 4 गोल्ड के अलावा 9 आपके सिल्वर थे और 33 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो आप इनको कैटेगराइज करके भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जिला परिषद ने पहला प्लेस हासिल किया है 2021 में अंडर अटल श्रेष्ठ योजना, यानी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत अच्छा काम किया है। ये जो योजना है ये डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा चलाई जा रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक डायरेक्टोरेट है। सो ध्यान रखेंगे नाहन के द्वारा ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। अटल श्रेष्ठ योजना हिमाचल प्रदेश में अगर ऐसे पूछ ली जाए किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है तो डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। इस स्कीम के तहत जो सिटी काउंसिल होती हैं उन्हें अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है या फिर रिवॉर्ड दिया जाता है और ये रिवॉर्ड की कीमत होती है 1 करोड़ रुपए। 2021 में बहुत सारी नाहन में सर्विसेज जो थी पब्लिक इंटरेस्ट की वो बहुत एप्रोप्रिएट मैनर में प्रोवाइड की गई, जिस वजह से नाहन म्यूनिसिपल काउंसिल को 1 करोड़ रुपए रिवॉर्ड के तौर पे दिए गए और उन्होंने ये पोजीशन जो थी फर्स्ट हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है हमारे कंट्री में जिसमें कि एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट का दर्जा हासिल किया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है पूरे कंट्री में जो कि एलपीजी इनेबल्ड हो चुका है और स्मोक फ्री स्टेट है, यानी कि अब वहां पे चूल्हे पे खाना बनाने का जो कल्चर है या फिर उससे जो पोल्यूशन होता है वो नाम मात्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दिसंबर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उज्ज्वला स्कीम जो थी वो शुरू की गई थी। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था गृहिणी सुविधा योजना। ये भी इसी से मिलती जुलती स्कीम थी जिसका टारगेट था एलपीजी गैस की सप्लाई हर एक घर तक पहुंचाना और स्मोक फ्री स्टेट का दर्जा स्टेट को हासिल करवाना। तो गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वला ने मिल के अपने एफर्ट्स लगाए और जो मौतें होती हैं स्मोक से, जो हम खाना चूल्हे पे बनाते हैं, उसको रोकने में ये लोग कामयाब हुए।
हिमाचल प्रदेश की ये जो योजना है इसमें बहुत सारी विमेन को फायदा मिला है। गृहिणी सुविधा योजना में उज्ज्वला स्कीम के तहत अगर देखा जाए तो लगभग 1.36 लाख फ्री डोमेस्टिक कनेक्शन जो हैं वो दिए गए, जिनकी लागत रही 21.81 करोड़। वही उसी पैमाने पे गृहिणी सुविधा योजना जो है हिमाचल प्रदेश की, इसके तहत लगभग 3.23 लाख हाउस वाइव्स को फ्री गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड किए गए, जिनकी लागत रही 120 करोड़। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कॉमन आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रोल जो था, उसकी वजह से हिमाचल को ये दर्जा हासिल हुआ। तो यहाँ पे ये हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक एग्जांपल देख पा रहे हैं कि जब दोनों की स्कीम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होकर चलाई जाती हैं तो किस तरीके से रिजल्ट जो है वो जल्दी आता है और अच्छा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे थोड़े डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिस्कस किया था। क्वेश्चन है कि 6th नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का कौन सा बनेगा। इसका करेक्ट आंसर है गोपालपुर जो है वहां पे 6th नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का बनाया जाएगा। बेसिकली गोपालपुर एक जू है, अब इसको नेशनल पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं। गोपालपुर को नेशनल जू से जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई कर देगी तो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा और यहाँ पे नए एनिमल्स भी लाए जाएंगे जब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर होगा। और इसके अलावा अगर जू की बात की जाए तो इसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। डेट थी 24 मार्च। ये आपका गोपालपुर जू जो है बेसिकली धर्मशाला और पालमपुर के बीच में लोकेटेड है। इसका धर्मशाला से जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है और पालमपुर से डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर होगा। दोनों ही टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। जब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर होगा तो इसको और भी ज्यादा बूम मिलेगा। और डिस्ट्रिक्ट आप सब समझ ही गए होंगे प्लेसेस का नाम सुन के, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन लॉन्च की गई है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा। 6 जनवरी 2022 को ये लॉन्च हुई, जिस दिन उनका बर्थडे था। अब आपको इस हेल्पलाइन का नंबर बताना है जो लॉन्च की गई है। इसका करेक्ट आंसर है, इस हेल्पलाइन का नंबर है 1100। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जो है इसका मोटिव क्या है, किस चीज के लिए ये हेल्पलाइन जारी की गई है। तो ध्यान रखेंगे इसका मोटिव है ड्रग एडिक्शन को रोकना। और जो भी लोग ड्रग एडिक्ट हैं, अगर वो किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं, रिहैब में जाना चाहते हैं या अपने इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो इस हेल्पलाइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ड्रग एडिक्टेड को नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग देना और उनके गार्जियंस को भी काउंसलिंग देना कि जो ड्रग अफेक्टेड पर्सन है उससे कैसे डील करना है। और ध्यान रखेंगे इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की गई है ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश ड्रग प्रिवेंशन बोर्ड। इसी की सेम वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है, जहां पे ड्रग एडिक्शन से कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। और पूरा ड्रग एडिक्शन का जो चल रहा है सीन हिमाचल प्रदेश में, उसे ट्रैक और मॉनिटर करके ड्रग एडिक्शन खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन। कौन से यंग साइंटिस्ट हैं हिमाचल प्रदेश से जिनको कि आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। ये अवार्ड एक इंटरनेशनल सेमिनार में इन्हें दिया गया और ये सेमिनार इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन केरला के द्वारा कंडक्ट किया गया था। ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर अंकिता शर्मा को। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट। डॉक्टर अंकिता शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर अंकिता शर्मा बेसिकली नदाउन से हैं और यंग साइंटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने रिसर्च किया काउस की इनफर्टिलिटी को कैसे हैंडल किया जाता है और दूसरी इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो रिसर्च पेपर जो इन्होंने सबमिट किए वो बहुत ही अप्रिशिएबल थे और इस वजह से इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फीमेल क्रिकेटर है हिमाचल प्रदेश से जिनको कि विमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट में सेलेक्ट किया गया। आंसर है रेणुका सिंह को सिलेक्ट किया गया है। रेणुका सिंह ठाकुर इनका पूरा नाम है, ध्यान रख सकते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट से हैं बेसिकली। डिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। और इंडिया की टीम में वुमेन वर्ल्ड कप में अब ये भी पार्टिसिपेट करेंगी अगेंस्ट द न्यूजीलैंड। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि किस कंट्री के अगेंस्ट पार्टिसिपेट किया जाएगा वर्ल्ड कप में, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के तहत कितनी प्राइज मनी पंचायत को दी गई है, जिसके तहत स्टेट लेवल में जो क्लीनलीनेस है, सफाई है, स्वच्छता है, वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देती है, तब आंसर हिमाचल प्रदेश आएगा। और इसके तहत ध्यान रखेंगे 10 लाख रुपया प्राइज मनी दिया जाता है, ताकि स्टेट लेवल पे जो स्वच्छता के पैमाने हैं उसके लिए हम और काम कर सकें। और इस महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के तहत ब्लॉक लेवल पे भी कैटेगरी डिसाइड की जाती है प्राइजिंग के लिए, ठीक है। और 1 लाख रुपया जो दिया जाता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है। 3 लाख रुपया जो दिया जाता है वो सबसे साफ पंचायत को दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 5 लाख रुपया दिया जाता है सबसे साफ पंचायत को, जो कि मंडल लेवल पे सफाई के लिए काम करती है। तो ये प्राइज मनी की अलग अलग कैटेगरी हैं। 1 लाख प्राइज मनी है ब्लॉक लेवल के लिए, 3 लाख है आपकी पंचायत के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा काम की है स्वच्छता को लेके, और 5 लाख जो मंडल लेवल पे काम की है। तो 10 लाख रुपए टोटल इस स्कीम के तहत, पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर मेडल 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस पे कौन सी पुलिस एजेंसी को दिया गया? तो ये बेसिकली बद्दी पुलिस को दिया गया है। यानी कि अगर स्टेट पूछी जाए कि नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर मेडल इस साल कौन सी स्टेट ने जीता है, तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जीता है, तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर आ जाएगा। बद्दी पुलिस को ये दिया गया। 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस था बेसिकली। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में ये हुआ था बेसिकली। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। और ऐसे पूछा जाए कि कौन से नंबर का नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस था, तो 24th था, जिसमें कि बद्दी पुलिस को ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड किन्होंने रिसीव किया? एसपी बद्दी जो हैं आईपीएस ऑफिसर रोहित मालपानी, उनके द्वारा इसको रिसीव किया गया है। और उनकी टीम को ट्रॉफी भी दी गई है। इसके अलावा कैश प्राइज भी मिला है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो कैश प्राइज अगर पूछा जाए तो 1 लाख रुपया दिया गया है। ये अवार्ड दिया किस लिए गया है? बद्दी पुलिस ने ऐसा कौन सा इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से ये इनको दिया गया? तो ध्यान रखेंगे इनका एक इनिशिएटिव है थर्ड आई, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग और गवर्नेंस विद द सीसीटीवी सर्विलेंस मैट्रिक्स इन इंडस्ट्रियल हब बीबीएन। यानी कि सीसीटीवी की सर्विलेंस के साथ एविडेंस बेस्ड किस तरीके से गवर्नेंस की जा सकती है, किस तरीके से पुलिसिंग की जा सकती है, उनके लिए इन्होंने एक थर्ड आई का इनिशिएटिव निकाला था, जो कि अच्छा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बिल्डिंग का स्टाइल है हिमाचल प्रदेश का जिसको कि शिव धाम बनाने के लिए यूज किया जाएगा? और शिव धाम कहाँ पे बनाया जाएगा? मंडी में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए जो बिल्डिंग स्टाइल यूज होगा वो है आपका वुडन स्टाइल, ठीक है। वुडन स्टाइल यूज किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर वुडन कट स्टाइल की डिटेल के बारे में देखा जाए तो ये एक एंशियंट आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो कि हिमाचल प्रदेश में चलता आ रहा है। इसमें कथाकुनी स्टाइल जो है उसके तहत मेन गेट बनाए जाते हैं। सीमेंट को बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं किया जाता, केवल लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो वॉल्स होती हैं वहां पे सॉइल और काउ डंग का कॉम्बिनेशन जो है उससे प्लास्टरिंग की जाती है। इसके अलावा मंडी पेन पेंटिंग जो है उसका भी यूज किया जाएगा इस शिव धाम में। मंडी पेन पेंटिंग या फिर इसे मंडी कलम भी कहा जाता है। ये एक फोक आर्ट है हिमाचल प्रदेश का, यानी कि पेंटिंग स्टाइल का ही आर्ट है जो कि प्रिंसली पीरियड में डेवलप हुआ था। ये पहाड़ी पेंटिंग बहुत ही फेमस है अपने नेचुरल कलर्स के लिए। तो शिव धाम में जो पेंटिंग होंगी मंडी कलम की, उसमें भी नेचुरल कलर्स यूज किए जाएंगे। जो भी रिलीजियस कैरेक्टर्स बनाए जाएंगे, डिपिक्ट किए जाएंगे, सब नेचुरल कलर्स में बनाए जाएंगे। और बहुत ही स्किल्ड लेबर जो है वो इसके लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कलम चित्र स्टाइल या फिर आपसे पूछा जा सकता है कथकुनी स्टाइल, ये दोनों ही स्टाइल जो है वो मंडी में यूज किए जाएंगे। कथकुनी मैंने आपको बता दिया, ये कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल है, वुडन स्टाइल जिसमें वुड यूज होती है। और ये आपका कलम स्टाइल जो है ये है नेचुरल कलर से पेंटिंग करने का स्टाइल। सो इन्हीं दोनों स्टाइल से जो आपका दिव्य शिव धाम है मंडी में उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा कैलाश गेट जो है वो एंट्री गेट होगा शिव धाम का।
तो कैलाश गेट पे आपका जो होगा यही कथुकुनी स्टाइल वुड के थ्रू यूज करके बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील कुमार जी के ऊपर है। आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के प्रोग्रेसिव फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। इनको डिक्लेयर किया गया है प्रोग्रेसिव फार्मर क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग को लेके। इनको पहले फ्लावर एम्बेसडर हिमाचल प्रदेश के चुना गया है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फर्स्ट फ्लावर एम्बेसडर हिमाचल के कौन चुने गए हैं तो आंसर है सुनील कुमार। अब आपको इनका डिस्ट्रिक्ट बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर है ये बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनको पहले फ्लावर एम्बेसडर हिमाचल प्रदेश के चुना गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको ऑनर किया है विद उन्नत एंड इंस्पिरेशन सोर्स कृषि दूत सम्मान अवार्ड से। तो कृषि दूत सम्मान अवार्ड भी इनको दिया गया और ये अवार्ड इनको पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन अब ऐसे भी आ सकता है कि इस बार कृषि दूत सम्मान अवार्ड किसको मिला है, तो सुनील कुमार जी को मिला है जो कि अब पहले फ्लावर एम्बेसडर है हिमाचल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने रिसेंटली एक हेलीपॉड जो है वो ऑर्गेनाइज किया। कौन सी जगह पे ये इनॉग्रेट किया, कौन सी जगह पे इसका उद्घाटन किया गया ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका उद्घाटन किया गया है शिमला में। अब शिमला में अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछ लिया जाए तो संजौली में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और 18 करोड़ रुपए में आपका ये हेलीपॉड जो है इसको बिल्ड किया गया है। इससे जो टूरिज्म है वो और भी ज्यादा बूस्ट खाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन बहुत सारे नए हेलीपॉड डेवलप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें इसका इनॉग्रेशन किया जा चुका है। इसके अलावा डलहौजी में भी बनेगा, एक झंझेली में बनेगा, ज्वालाजी में बनेगा, फिर चंबा में बनेगा, रैकोंग प्यो में भी बनेगा। इन सारे प्लेसेस में भी हेलीपॉड धीरे धीरे इनॉग्रेट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट की विमेन टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया एट ऑल इंडिया इनविटेशनल कबड्डी टूर्नामेंट पे। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि ये मेडल हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीता गया है। ऑल इंडिया इनविटेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीता है। इसके लिए इनको कैश प्राइज भी दिया गया, 3.5 लाख का कैश प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए पीसीसीएफ ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किन्हें अपॉइंट किया गया है। अब पीसीसीएफ क्या होता है पहले तो आपको ये जानना है, ठीक है। पीसीसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड यू कैन से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो ये पोस्ट खाली थी। अब नए हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीसीसीएफ जो बने हैं वो हैं अजय श्रीवास्तव, ठीक है। 1988 बैच के ये आईएफएस ऑफिसर हैं जिनको की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन जुबली एनर्जी पॉलिसी 2021 के हिसाब से कितने मेगावाट की एडिशनल एनर्जी 2030 तक डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज से हिमाचल प्रदेश में प्रोड्यूस की जाएगी। करेक्ट आंसर है 10,000 मेगावाट। यहाँ पे नंबरिंग डाल लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो 10,000 मेगावाट की एडिशनल एनर्जी 2030 तक बनाने का वादा जो है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। बेसिकली स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 जो थी उसको जनवरी में रिलीज किया गया था और उस पॉलिसी के तहत ये कहा गया था कि 10,000 मेगावाट की एडिशनल एनर्जी हम 2030 तक लेके आएंगे। अब इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे दोबारा से एम्फेसिस किया गया। सबसे मेन बात यह है कि डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज से ये एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जिसमें कि आपका एक हाइड्रो पावर आएगा, सोलर एनर्जी आएगा और कुछ दूसरे ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आएंगे। सो इन सारे सोर्सेज से हम 10,000 मेगावाट की एडिशनल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पर्सन हैं जो कि हिमाचल से बिलोंग करते हैं और इनको एज अ चेयरमैन ऑफ CACP अपॉइंट किया गया है। CACP है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को हर साल 23 क्रॉप पे क्या MSP होना चाहिए वो रिकमेंड करता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दी गई है विजय पाल शर्मा जी को। विजय पाल शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं और इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये पर्टिकुलरली ऊना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं
और एग्रीकल्चर से इनका काफी अच्छा और गहरा संबंध है, जिसकी वजह से इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंने बता दिया। 23 एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज के लिए क्या एमएसपी रहेगा, ये उसके बारे में डिसाइड करते हैं, फिर रिकमेंड करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, फिर बाद में गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेती है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। ये बेसिकली अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। ये 1965 में बनाया गया था। करंटली कमीशन में चेयरमैन होते हैं, जिनको हम देख चुके हैं, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, फिर एक मेंबर ऑफिशियल होते हैं और 2 मेंबर नॉन ऑफिशियल होते हैं। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो फार्मिंग कम्युनिटी के होते हैं और इनका फार्मिंग कम्युनिटी से बहुत ही एसोसिएटेड नाता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के मौके पर एक डेक्लेरेशन किया गया, वो था वीर बाल दिवस का डेक्लेरेशन। कौन से दिसंबर को अब हम हर साल वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करेंगे, ये आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है हर साल अब ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, टू मार्क द मार्टिडम ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी। तो इन दोनों साहिबजादों की शहीदी को प्रणाम करने के लिए अब से हम वीर बाल दिवस का सेलिब्रेशन जो है वो करेंगे। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बच्चे थे, जिनको की जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था सिरहिंद में। इस वजह से इनकी शहादत को और ब्रेवरी को ये दिन अब प्रणाम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी ने जिस तरीके से दीवार में खुद को जिंदा चिनवाने के लिए मतलब अपनी ब्रेवरी दिखाई, उसको मार्क करने के लिए हम ये दिवस मनाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ धर्मा को दर्शाता है, क्योंकि वो अपना जो राइचियसनेस था, अपना उनकी जो ट्रूनेस थी, उसको नहीं खोना चाहते थे और वो धर्म नहीं बदल रहे थे। उनको ये लग रहा था कि उन्हें सच के लिए खड़े रहना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा को वीर बाल दिवस हर साल अब मार्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, इन्होंने 24 ब्रिज ऑल अक्रॉस द कंट्री डेडिकेट किए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश को कितने ब्रिज डेडिकेट किए गए हैं, ये आपको बताना है। 24 ब्रिजेस के अलावा 3 रोड्स जो हैं वो भी नेशन को डेडिकेट किए गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ब्रिजेस या फिर रोड को डेडिकेट करना। रक्षा मंत्री के द्वारा ये क्यों किया गया होगा, क्योंकि ये वो ब्रिजेस और रोड हैं जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट होकर काम करती है, तो इसलिए इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। और जिसमें कि आपके कितने ब्रिज हिमाचल में है, तो 5 ब्रिज आपके हिमाचल प्रदेश में डेडिकेट किए गए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब ब्रिजेस के नाम ध्यान रख सकते हैं, कोठी 1 ब्रिज, कोठी 2 ब्रिज, कमांडर ब्रिज, इसके अलावा एक है पत्सियो ब्रिज ऑन मनाली सरचू रोड और एक है आपका कशांग ब्रिज ऑन पावरी पूह रोड। तो यहाँ आप डायग्राम भी देख सकते हैं, 5 पुलों की सौगातें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश को दी गई हैं और वहां पे निर्मित किए गए हैं। मनाली सरचू जो सड़क मार्ग है वहां पे कोठी 1, कोठी 2 और कमांडर पुल बनाया गया। इसके अलावा पात्सियो पुल और पावरी पूह सड़क पर काशांग पुल जो है वो भी बनाया गया। लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर एक पुल बनाया गया। जम्मू और कश्मीर और लेह में तैनात जो भी सैनिक हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए पुल जो है वो बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो बेसिकली 37,948 स्क्वायर किलोमीटर है। ये ज्योग्राफिकल एरिया का, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितने % है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ज्योग्राफिकल एरिया का 68.6% है। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये एक रिसेंट रिपोर्ट का क्वेश्चन है जो थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जिसके तहत ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फॉरेस्ट रिजर्व है, फॉरेस्ट कवर है, वो पूरे कंट्री में पिछले 2 साल में 2261 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। ये आपकी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये हर 2 साल बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर की जाती है
और अगर हम हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक होकर डिटेल देखें इस रिपोर्ट की, तो ध्यान रखेंगे पिछले 2 साल में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का जो एरिया है हिमाचल प्रदेश में, वो लगभग 915 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है अगर हम 2019 से इसे कंपेयर करते हैं। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो कि 37,948 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है, अब वो 68.6% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें ये शो किया गया कि जो क्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंडर एरिया है हिमाचल प्रदेश में वो 5173 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। तो वो कितने स्क्वायर किलोमीटर या कितने किलोमीटर डिक्रीज हुआ है इन द लास्ट 2 ईयर्स, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये डिक्रीज हुआ है आपका 15 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे स्क्वायर डाल लीजिएगा, ये 15 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हुआ है। तो इससे ये इंफॉर्मेशन मिली कि रिजर्व फॉरेस्ट का डिक्रीज हुआ है लेकिन क्लासिफाइड फॉरेस्ट का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है हिमाचल प्रदेश का डिफरेंट कार्बन पूल्स में, वो भी अब पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। और स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी में पाए जाते हैं अगर इस तरीके से पूछा जाए, तो आप एरिया वाइज ध्यान रख सकते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 3163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है वेरी डेंस फॉरेस्ट, 7100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, 5180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ओपन फॉरेस्ट है। सो सबसे ज्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ऐसा कौन सा सिटी है हिमाचल का जहां पे पहला हेलीपोर्ट जो है वो खोला जाएगा। करेक्ट आंसर है शिमला। इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं कि कौन सी जगह पे ये जल्द ही आपका ओपन होगा और इनॉग्रेशन अब इसका हो चुका है। आप इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे कि इसके लिए अमाउंट जो है वो है 18 करोड़ जो खर्च किया गया, 10.3 बीघा का लैंड है जिसपे ये कंस्ट्रक्ट किया गया। यूनियन गवर्नमेंट ने इसके अलावा 12.13 करोड़ रुपए हिमालयन सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के लिए अलॉट किए हैं और 6 करोड़ रुपए उड़ान 2 स्कीम के तहत दिए हैं जिसके तहत और भी हेलीपोर्ट जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो 12.13 करोड़ रुपए जो हैं वो स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के अंडर हैं। स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के तहत आप अपने पूरे इंडिया में जो सर्किट हैं जो कि घूमने लायक हैं उनको कैसे डेवलप करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, उस पर फोकस किया जाता है। और हेलीपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है पोराटा कैबिन फैसिलिटी भी होगी और 50 व्हीकल्स जो हैं वो पार्क हो पाएंगे। इसके अलावा कहाँ कहाँ हेलीपोर्ट बनेंगे वो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, लेकिन उड़ान 2 के तहत बनेंगे ये आप ध्यान रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ये स्कीम है, हम बहुत बार इस स्कीम के बारे में पिछली बार जो करंट अफेयर किया है उसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला बेस्ड SJVN लिमिटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये पैक्ट साइन किया है ये आपको बताना है। आंसर है कर्नाटका लिमिटेड ने ये पैक्ट SJVN लिमिटेड के साथ साइन किया है कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। SJVN का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, लगभग 41 प्रोजेक्ट्स इसके तहत चलाए जाते हैं जिसमें कि 1670 मेगावाट की सोलर पावर भी ये प्रोड्यूस करता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी को और बूम करने के लिए इसने ये कर्नाटका लिमिटेड के साथ पैक्ट हासिल किया है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।